सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आज का पॉइंट है मादा युग्मकोद्भिद एवं भ्रूणकोश, फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेक। आज का पॉइंट है मादा युग्मकोद्भिद एवं भ्रूणकोश, जिसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेक कहते हैं। आज के पॉइंट में अपन ये देखेंगे कि आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद एवं भ्रूणकोश का परिवर्धन कैसे होता है, भ्रूणकोश कैसे बनता है। प्रिय छात्रों, इससे पहले अपने देखा था और कल के लेक्चर में पॉइंट था अपना एक गुरु बीजाणु जनन। थोड़े रिपीट कर रहा हूं मैं, इससे पहले का पॉइंट है और वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का मतलब, पहले बात तो यह आती है कि गुरु बीजाणु होता क्या है। आवर्तबीजी पादपों में जो मादा युग्मक होता है, इस मादा युग्मक का आकार बड़ा होता है, आकार में बड़ी साइज होती है और आकार बड़ा होने के कारण इसे गुरु बीजाणु कहते हैं। जबकि नर युग्मक का आकार छोटा होता है और नर युग्मक का आकार छोटा होने के कारण उसे लघु बीजाणु कहते हैं। तो आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मक, जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं, इस गुरु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु कौन सी कोशिका से बनता है, कौन सी कोशिका गुरु बीजाणु बनाती है? तो आपको मैंने बताया था कि जो बीजांड होता है, बीजांड काय होता है, उस बीजांड काय के अंदर हाइपोडर्मिस की कोशिका होती है, अधस्तवक कोशिका होती है। वो कोशिका आकार में वृद्धि करती है, उसका केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है और जीवद्रव्य सघन होता है। वो कोशिका आगे चल करके और किसका कार्य करती है? पहले उस कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होने से बाहर की तरफ जो कोशिका बनती है वो कहलाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भीतर की तरफ जो कोशिका बनती है वो कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, मान लो ये कोई कोशिका है और ये कोशिका बीजांड के हाइपोडर्मिस की यानी अधस्तवक स्तर की होती है, जैसे प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। ये कोशिका है प्रप्रसु कोशिका। इस कोशिका में विभाजन होता है और वो विभाजन कौन सा होता है? परिणत विभाजन। देखिए, पादपों में दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है अपनत विभाजन और एक होता है परिणत विभाजन। अपनत विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ यानी धरातल में होता है, जबकि परिणत विभाजन होता है वो खड़ा होता है, तिरछा होता है। अब इस विभाजन परिणत विभाजन से इस प्रकार से देखिए, जैसे ये कोशिका थी, इस कोशिका में केंद्रक था, अब दो केंद्रक बनेंगे और इस प्रकार से कोशिका बनेगी। उसके बाद ये कोशिका विभाजन करेगी तो 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा, इसी प्रकार इनमें भी विभाजन चलता रहेगा, ये कोशिकाएं बनती रहेंगी।
ये बाहर की तरफ है, इस बाहर वाले साइड की जो कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जबकि भीतर की तरफ जो कोशिका होती है यह कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे चलकर किसका कार्य करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो किसकी तरह कार्य करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो कोशिका होती है वो देवगुणित होती है। कैसी होती है? देवगुणित। इस कोशिका में मान लीजिए ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये कोशिका मान लो ये कोशिका है जिसे अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, या इसे ही अपन दूसरा नाम देते हैं, इसी का दूसरा नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। आपको यह भी पता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आदि। तो देवगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे बनने वाली कोशिकाएं होंगी वो अगुणित होंगी, और एक देवगुणित कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। क्यों बनती हैं 4? क्योंकि ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। इससे क्या होगा? मान लीजिए ये कोशिका है, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिनको अपन 2 गुरु बीजाणु कह सकते हैं। लेकिन अभी तक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इसकी एक स्टेप कंप्लीट हुई है। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट होगी तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो सेकंड होगा तब दोनों कोशिकाओं में विभाजन से कितनी कोशिका बनेंगी? 4 कोशिका। तो इस प्रकार से ये दोनों कोशिका विभाजन करेंगी और दोनों कोशिकाओं के विभाजन से इस प्रकार 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ये 4 क्या हैं? ये चारों 4 गुरु बीजाणु हैं। क्या है ये? 4 गुरु बीजाणु। और चारों गुरु बीजाणु गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसे होते हैं? ये अगुणित। प्रिय छात्रों, परिवर्धन के दौरान बीजांड द्वार की तरफ जो 3 गुरु बीजाणु स्थित होते हैं, या मैं कहूं बीजांड द्वार की ओर के तीनों जो गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि निभाग की तरफ एक गुरु बीजाणु शेष बचता है। जो तीनों गुरु बीजाणु नष्ट होते हैं, उन तीनों अभाषित गुरु बीजाणुओं को शेष बचे हुए गुरु बीजाणुओं के द्वारा पोषण के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, यानी उनका अवशोषण कर लिया जाता है। या ये कहें कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो उन तीनों गुरु बीजाणुओं से क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। ये जो इनमें से देखो ये 3 गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जबकि ये जो गुरु बीजाणु बचेगा इसे कहते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। जो सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु कौन सी दिशा में स्थित होता है? निभाग की ओर। यह सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चल करके और भ्रूण कोश या मादा युग्म कोद्भिद का निर्माण करता है। तो अपना पॉइंट, ये जो बातें थी ये पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी थी, इसको रिपीट किया मैंने। अब आगे आज देखते हैं अपन देखिए अपने पास एक सक्रिय गुरु बीजाणु शेष बचता है। ये मान लीजिए ये अपना क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु।
और सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर ये इसका केंद्रक है और ये इसका जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसा होता है? अगुणित। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है इसी से भ्रूणकोश का निर्माण होता है, इसलिए इस सक्रिय गुरु बीजाणु को भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है भ्रूणकोश मात्र कोशिका, ये इसका दूसरा नाम है। क्यों कहते हैं इसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका? क्योंकि सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चल करके और किसका निर्माण करेगा? भ्रूणकोश का, इसलिए इसे क्या कह दिया? भ्रूणकोश मात्र कोशिका। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांडकाय से, किससे? बीजांडकाय, बीजांड को जो शरीर होता है उससे पोषण प्राप्त करता है। तो पोषण किससे लेता है? ये बीजांडकाय से। बीजांडकाय के बारे में आपको बताया था मैंने। बीजांड का अधिकांश भाग मर्दोतकी कोशिकाओं का बना होता है और बीजांड के संपूर्ण शरीर को क्या कहते हैं? बीजांडकाय। उस बीजांडकाय से सक्रिय गुरु बीजाणु पोषण लेता है, पोषण लेकर के अपनी वृद्धि करता है और वृद्धि के कारण इसका आकार बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ इस सक्रिय गुरु बीजाणु में जैसे जैसे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के साथ साथ इसमें रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो धीरे धीरे इसके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। धीरे धीरे इसका आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। साथ ही इसमें छोटी छोटी क्या बनती जाती हैं? रिक्तिकाएं बन जाती हैं। ये रिक्तिकाएं हैं। आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये आकार में क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है। जब धीरे धीरे आकार में वृद्धि होगी, रिक्तिकाएं बनेंगी, ये सभी छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो होती हैं वो मिल करके एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। सभी रिक्तिकाएं आपस में मिल जाती हैं और मिल करके और उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, अर्थात बड़ी रिक्तिका बनती है। इसके बाद जब इसका आकार और ज्यादा बढ़ जाता है, इसके आकार में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है और ये इसका जीव द्रव्य होता है, उसके बाद इस भ्रूणकोश के केंद्रक में 3 लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। किसमें होते हैं? ये ओनली फॉर इस सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में। आपको यह भी पता है कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु का केंद्रक है वो कैसा है? अगुणित है। अगुणित होने के कारण असूत्री विभाजन तो होगा ही नहीं, तो फिर विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और इसके अंदर 3 लगातार, इसके अंदर तीन लगातार या सतत लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और ये विभाजन भी किसमें होंगे? इसके केंद्रक में। तो आगे चल के देखते हैं अपन 3 समसूत्री विभाजन कैसे होंगे और 3 समसूत्री विभाजनों के विभाजन से या बनने से आगे चलकर के भ्रूणकोश कैसे बनता है। तो देखिए, ये आपका बड़े आकार का सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये इसका जीव द्रव्य है। इसमें पहला समसूत्री विभाजन होगा। देखिए, ये प्रथम समसूत्री विभाजन। ध्यान रखने की यह बात है, गुरु बीजाणु में नहीं होता, बल्कि यह समसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु के केंद्रक में होता है। यानी केंद्रक का ही विभाजन होता है, बल्कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। देखो, विभाजन होता है उस समय पहले केंद्रक का होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का होता है। यहां पर कोशिका द्रव्य का कोई विभाजन नहीं होता, बल्कि इस सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में लगातार 3 समसूत्री विभाजन होंगे और 3 समसूत्री विभाजन होंगे, उसके कारण से 8 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 8। तो पहला समसूत्री विभाजन होगा और पहला समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? इस पहले समसूत्री विभाजन के कारण एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक। ये 2 केंद्रक बन जाएंगे और दोनों केंद्रक कैसे होंगे? अगुणित होंगे
और इसमें आपको यह भी पता है कि इसमें एक बड़ी रिक्तिका बनेगी। इस बड़ी रिक्तिका के कारण दोनों जो केंद्रक हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक केंद्रक ऊपर की ओर आ जाएगा और एक केंद्रक नीचे की ओर आ जाएगा और इसका जीवद्रव्य होगा। इस प्रकार से दो केंद्रक बन गए, समसूत्री विभाजन एक कंप्लीट हुआ है। उसके बाद दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, द्वितीय समसूत्री विभाजन। यह होता है द्वितीय समसूत्री विभाजन, और यह विभाजन भी इन दोनों केवल केंद्रक में होता है। और दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो केंद्रकों की संख्या होगी 4। तो यहां पर देखिए, यहां पर केंद्रक बन जाएंगे, ये 1 से 2 बन गए, ये 2 केंद्रक ऊपर की ओर और 2 केंद्रक नीचे की ओर, ये 4 केंद्रक बन जाते हैं। और फिर तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो ये तृतीय समसूत्री विभाजन, तृतीय समसूत्री विभाजन। और जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो उस समय क्या होगा, आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से 4 केंद्रक ऊपर की ओर बन जाएंगे और 4 केंद्रक नीचे की ओर बन जाएंगे, और ये इसका क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। अभी तक के चारों केंद्रक स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इस भ्रूणकोश, इस सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर केंद्रकों की संख्या हो जाती है 8 केंद्रक बनते हैं। आप काउंट कर सकते हो। देखिए, ये 4 ऊपर की तरफ हैं और 4 ही क्या है, नीचे की तरफ है। चारों जो केंद्रक हैं वो अगुणित हैं, चारों क्या है, अगुणित। अभी तक ये स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोशिका का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य भाग की तरफ आ जाते हैं, यानी एक केंद्रक ऊपर से आ जाएगा और एक केंद्रक नीचे से आ जाएगा। तो क्या होगा, आगे चल करके देखिए, जब एक केंद्रक नीचे आएगा तो ऊपर शेष रह जाएंगे 3, और एक नीचे से आ जाएगा तो नीचे भी कितने रह जाएंगे, 3, और 2 कहां जाएंगे, मध्य भाग में। अभी तक मध्य भाग में आ गए, और ये इनका क्या है, ये इनका जीवद्रव्य है, ये इनका क्या है, जीवद्रव्य। वैसे देखा आपने, टोटल केंद्रकों की संख्या अभी भी 8 ही है, और यहां भी कितनी थी, 8 थी। केवल इसकी पोजीशन चेंज हुई है कि 2 केंद्रक मध्य में आ गए और 3 केंद्रक कहां पर रह गए, ध्रुवों पर शेष रह गए। इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर इस जीवद्रव्य की भित्ति बनती है। यहां पर देखिए, आगे चल करके ये जो 3 केंद्रक बचे हैं, ये 3 केंद्रक ऊपर और ये 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में। अब इन प्रत्येक केंद्रक की ओर जीवद्रव्य की भित्ति बनती है, और जीवद्रव्य की भित्ति बनेगी तो ये कोशिका का रूप धारण कर लेती है। ये जो भित्ति है वो भित्ति किसकी बनती है, ये भित्ति बनती है जीवद्रव्य की। यहां पर इन तीनों केंद्रकों के चारों तरफ भी क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है, और ये भित्ति बन गई। और यहां पर ये दोनों केंद्रक हैं, ये एक ही भित्ति के द्वारा घिरे होते हैं। इन बीच वाले जो दोनों केंद्रक हैं, ये जो दोनों केंद्रक हैं, इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं इनको, ध्रुवीय केंद्रक। और शुरू के अंदर, प्रारंभ में ये दोनों जो केंद्रक होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जब ये दोनों अलग अलग रहते हैं उस समय इनको कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों अगुणित केंद्रक आपस में संलयन हो जाते हैं, आपस में संलयन कर लेते हैं। जब दोनों केंद्रक आपस में संलयन कर लेते हैं तब इन्हें कहते हैं द्वितीय केंद्रक। क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक। तो आगे चल करके देखते हैं। देखिए, यहां तक के डायग्राम आपके क्लियर हो गया होगा। आगे चल के देखते हैं। देखो, ये आपका भ्रूणकोश था,
ये तीनों केंद्रक थे, ये 2 केंद्रक यहाँ थे और 3 केंद्रक यहाँ पर थे। प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ जीव द्रव्य की भित्ति बन जाती है, ये भित्ति बन जाती है और इधर की तरफ भी भित्ति बन जाती है और ये एक भित्ति बन जाती है। आपको ध्यान में रखने की बात यह है, इनको शुरू में प्रारंभ में जब दोनों अलग अलग रहते हैं उस समय इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं इनको? ध्रुवीय केंद्रक। और इसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कुछ समय के बाद दोनों ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। तो संलयन करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों, ये तीनों, ये तो हो गए कोशिका, ये नीचे की तरफ 3 कोशिका हो गई और ये हो गई केंद्रीय कोशिका। अब यहां पर दोनों केंद्र का आपस में संलयन कर लेंगे, अब इसे कहते हैं द्वितीय केंद्रक। इसे कहेंगे अपन द्वितीय केंद्रक। और ये जो तीनों कोशिका, अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर भी 3 कोशिका है और यहां भी 3 कोशिका है। तो कौन सी कोशिका क्या कहलाती है? तो बीजांड द्वार की ओर जो तीनों कोशिका होती हैं, ये तीनों कोशिका मिल करके कहलाती हैं अंड समुच्चय। इसे ही अंड उपकरण भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अंड उपकरण। इसके अलावा जो तीनों निभाग की तरफ तीनों कोशिका होती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। अब यहां देखो, अंड समुच्चय में 3 कोशिका है, तो 3 कोशिका में से जो बीच वाली कोशिका होती है, ये बीच वाली जो कोशिका है ये कहलाती है अंड कोशिका। अंड कोशिका। और अंड कोशिका होती है वो किसका कार्य करती है? मादा युग्मक का। किसका कार्य करती है? मादा युग्मक का। और जो साइड की जो आपको दोनों कोशिका दिखाई दे रही हैं, ये जो पार्श्व की कोशिका होती हैं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि प्रत्येक कोशिका होती है, चाहे प्रतिमुखी कोशिका हो और चाहे सहायक कोशिका हो, चाहे अंड कोशिका हो, सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित। ये भी कैसी होती है? अगुणित। और ये भी कैसी होती है? अगुणित। क्लियर? क्योंकि इनमें अगुणित केंद्रक ही पाया जाता है। जबकि जो द्वितीय केंद्रक होता है, इसमें 2 अगुणित केंद्र, यहां देखो आप 2 अगुणित केंद्रक थे, दोनों आपस में संलयन कर लेते हैं, तो n और n आपस में मिलेंगे तो स्थिति बन जाती है 2n, अर्थात द्विगुणित अवस्था आ जाती है। तो ये जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? 2n होगा, द्विगुणित केंद्रक होता है। आपको पता है इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये संरचना कहलाती है भ्रूण कोश। क्या कहलाती है? भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर क्या है? मादा युग्मक है, इसलिए इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। आपको पता है इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है, इसे कहते हैं पोलिगोनम टाइप प्रकार का भ्रूणकोश। अर्थात ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश किस प्रकार का है? पोलिगोनम प्रकार का। इसे पोलिगोनम भ्रूणकोश भी कहते हैं। तो कई बार आपके प्रश्न आता है कि पोलिगोनम भ्रूणकोश का संरचना का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आता है। कई बार देखिए यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और सीधा कंपटीशन में पूछता है। वो क्या पूछता है? वो पूछता है कि आवर्त बीजी पौधों में किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। आवर्त बीजी पादपों में किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? पोलिगोनम प्रकार का। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि पोलिगोनम प्रकार के भ्रूणकोश की अवस्था होती है। पोलिगोनम टाइप का जो भ्रूणकोश होता है उसकी अवस्था कैसी होती है? अवस्था का मतलब होता है उसमें केंद्रक कितने होते हैं और कोशिका कितनी होती है। तो यहां देखिए आप, यहां पर देखो आप, कोशिका कितनी है? 7। तो 1
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो कोशिका कितनी हो गई? तो पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय, वह 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय। अब केंद्रक देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 क्या है? अगुणित केंद्रक। तो इस प्रकार से ये सीधा प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, बोर्ड में भी पूछता है कि पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश की विशेषता होती है। तो विशेषता आपने देखी होगी, 7 कोशिका होती हैं और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। और सभी केंद्रक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। लेकिन जब परिवर्धन की बात करें और एंड समय की बात करें, उस समय आपने देखा होगा कि कोशिकाएं 7 होती हैं, लेकिन 6 अगुणित केंद्रक होंगे और 1 क्या होगा? द्विगुणित केंद्रक होता है। तो प्रिय छात्रों, आपका सेकंड लेसन कंप्लीट है। सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया है। आप अपनी बुक से जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखना। यह डायग्राम मैंने समझा दिया है आपको, आपकी बुक में भी है डायग्राम, आप उसमें देखिए। और लेसन कंप्लीट है। कल के लेक्चर में अपना थर्ड लेसन चलेगा। यहां तक इस लेसन में अपन, या इस लेसन तक अपन नर युग्मक यानी लघु बीजाणु और मादा युग्मक यानी गुरु बीजाणु की चर्चा कर चुके हैं। इनका परिवर्धन कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मकों का परिवर्धन और संरचना और निर्माण ये कंप्लीट हो चुका है। कल अपना लेसन थर्ड होगा। थैंक यू। ओके।